हेलो गुड इवनिंग फ्रेंड्स, कैसे हो? होप्स आप सब बढ़िया होगे। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल यूजीसी नेट कॉमर्स मेड इजी। यहाँ पे आपको पेपर 1 जनरल पेपर और पेपर 2 कॉमर्स यूजीसी नेट का उसका कंप्लीट सिलेबस करवाया जा रहा है। यूनिट फ्री बैच स्टार्ट हो चुके हैं। यूनिट 1 से लेके यूनिट 10 तक पूरा आपको कंप्लीट सिलेबस कवर अप करवाया जाएगा। डेली बेसिस में स्ट्रक्चर्ड वे में क्लासेस कंडक्ट की जाती हैं। पीडीएफ नोट्स प्रोवाइड किए जाते हैं इंग्लिश और हिंदी में दोनों, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करवाए जाएंगे, मॉक टेस्ट करवाए जाएंगे। अल्टरनेट डेज पे क्लास लगती है। पीडीएफ के लिए आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लो। यहाँ पे हमारे अप्रॉक्स 60+ मेंबर्स हमारी फैमिली में जुड़ चुके हैं। सो पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी। यूट्यूब चैनल को भी अब यूजीसी नेट कॉमर्स मेड इजी को लाइक सब्सक्राइब शेयर और कमेंट कर दो। उस पर भी जो क्लासेस डेली बेसिस पे स्ट्रक्चर्ड वे में कंडक्ट होती हैं फ्री ऑफ कॉस्ट, वो आपको यूट्यूब चैनल पे मिल जाएंगी। ओके, सो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, लाइक कर दो, शेयर कर दो। ऑलरेडी हम अपना कॉमर्स का सिलेबस काफ़ी कुछ कवर अप कर चुके हैं। आपको जैसे ही पता है, सबसे पहले पेपर 2 कॉमर्स की ही क्लासेस स्टार्ट हुई थी, क्योंकि इसका सिलेबस बहुत ज़्यादा वास्ट है। तभी मैंने इसको ज़्यादा टाइम मिल सके इसलिए पहले ही स्टार्ट कर दी थी। हम अपने यूनिट 1 एंटायरली कंप्लीट कर चुके हैं। यूनिट 2 भी होप्स हो हमारी बस 3 to 4 सेशंस के बीच कंप्लीट हो जाएगी, उसको भी हम ख़त्म करने वाले हैं। सो बिना देर किए हुए हम अब बढ़ते हैं जहाँ से हमें अपने इस सेशन की जर्नी को कंटिन्यू करना है। सो लेट्स हैव अ लुक, हमें जहाँ से स्टार्ट करना है। हमने लास्ट सेशन में कल के में इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स पढ़े थे। अब आज हम आईएफआरएस पढ़ेंगे, यानी इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग। इन्फ्लेशन अकाउंटिंग भी कर लिए थे, ये भी हमने कर लिया था। सो आज हम करने वाले हैं यहाँ से इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड से। सेशन स्टार्ट करने से पहले, जैसे आपको पता ही है कि फ्री कंटेंट मैं प्रोवाइड कर रहा हूँ, आपकी पूरी तैयारी करवाई जा रही है यूजीसी नेट दिसंबर के लिए। जेआरएफ और यूजीसी नेट का पेपर दोनों के आपका फर्स्ट अटैम्प्ट में क्लियर हो जाए। दोनों चैनल सब्सक्राइब कर लो। देखो, बार बार मैं आपको कह रहा हूँ, अगेन आई एम रिपीटिंग, आप वीडियो सेशन ज़रूर पहले देखो, फिर पीडीएफ्स के गो थ्रू हो, क्योंकि मैं आपको वीडियो सेशंस में बहुत यूनिक चीज़ें बताता हूँ, वो पीडीएफ आपको खुद बोल के नहीं बताएगी। क्योंकि मुझे कई ऐसी मेरे माइंड में चीज़ें हैं जो आपको बतानी बहुत ज़रूरी है, वो आपको सेशन में ही पता चलेंगी। बिना टाइम वेस्ट किए सेशन स्टार्ट करते हैं। हमारा आज का जो पहला टॉपिक है वो है इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड्स। देखो, इसका पहले मैं ओवरव्यू दे देता हूँ, फिर स्टार्ट करते हैं। देखो, जैसे इंडिया में जितने अकाउंटेंट्स हैं, ठीक है, जितनी कंपनीज इंडिया में ऑपरेट कर रही हैं, जो उनको अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनानी, उन्हें इंडियन के अकाउंटेंट्स बनाएंगे। हर बिजनेस, चाहे एक शॉप से लेके आप एमएनसी तक देख लो, उसका अपना अकाउंटेंट होगा ही होगा। जो अकाउंटेंट जब वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाते हैं, उन्हें गाइडेंस चाहिए। वो गाइडेंस उन्हें इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड से मिलती है, जिसे इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड ने बनाया है। यानी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड है, वो इंडिया में अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स बनाता है। और जो इंडिया के अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स हैं, वो आईएफआरएस के साथ कंप्लाई करते हैं। जो आपके आईएफआरएस है, ये इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड्स हैं, ये ग्लोबल लेवल पे होते हैं। इन शॉर्ट, कहीं ना कहीं वो इंडियन कॉम्प्लाइंट है, ये ग्लोबल लेवल पे। ये जो हमारे इंडियन स्टैंडर्ड्स हैं, वो कहीं ना कहीं आईएफआरएस कन्वर्जेंट है ही है। अब इसके टॉपिक को डिटेल में करते हैं। सबसे पहला पॉइंट आता है ग्लोबल एक्सेप्टेंस का। जो आपके आईएफआरएस है, यानी जिन्हें हम इंटरनेशनली फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड्स के नाम से जानते हैं। पहले एक बार मैं आपको इसका मतलब बताता हूँ, तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स बता देता हूँ क्या होता है। देखो, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड सिंपल वे में मैंने पहले आपको इस चीज़ को लास्ट सेशन में अच्छे से करवा दिया था, बट एक बार फिर आपको क्लियर कर देता हूँ। जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है ना, ये सेट ऑफ प्रिंसिपल्स है जो गाइडलाइंस और फ्रेमवर्क प्रोवाइड करते हैं, जो अकाउंटेंट्स को, मतलब अकाउंटेंट्स को ऑल ओवर द इंडिया, उनको ये ही फ्रेमवर्क और गाइडलाइंस को फॉलो कर करके अपनी पूरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स कंपनी की उनको प्रेजेंट करना होता है और रिकॉग्नाइज करना होता है, उनको बनाना होता है। यानी इन शॉर्ट, जितनी भी गाइडेंस है, ये फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड्स प्रोवाइड करेंगे अकाउंटेंट्स को कि वो किस वे में फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को बनाएंगे, उनको प्रिपेयर करेंगे, उनको प्रेजेंट करेंगे, ठीक है। अब जो फर्स्ट पॉइंट है ग्लोबल एक्सेप्टेंस का। अब जो आईएफआरएस है ना, ये ग्लोबली एक्सेप्टेड सेट ऑफ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स है, यानी इन्हें ग्लोबल एक्सेप्टेंस मिली हुई है। हर वर्ल्ड की हर कंट्री इन्हें फॉलो करती है, क्योंकि ये है ही वर्ल्ड लेवल पे। अब
जितने भी कंट्रीज हैं वर्ल्ड में सभी ने इनको ग्लोबली एक्सेप्ट किया हुआ है, इसीलिए इनको ग्लोबली एक्सेप्टेड सेट ऑफ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड कहते हैं। ये बेसिकली क्यों डिज़ाइन, ये इस तरीके से डिज़ाइन किए गए हैं, यानी इनका क्या मेन मोटिव है कि ये एक कॉमन फ्रेमवर्क प्रोवाइड करते हैं फाइनेंशियल रिपोर्टिंग के लिए। यानी अगर आपके पास एक कॉमन फ्रेमवर्क होगा, मतलब आपके पास एक सेट या डिफाइंड सेट ऑफ रूल्स और रेगुलेशंस होंगे फाइनेंशियल रिपोर्ट्स को प्रिपेयर करने के लिए, तब आप सभी कंपनी, यानी कौन सी मर्जी कंपनी उठा लो, किसी भी कंट्री में उठा लो, उसकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट सेम पैटर्न भी अगर बनी है, उसमें कंपैरिजन अच्छे से पॉसिबल हो पाएगा। आप इनसाइट्स गेन कर पाओगे, आप ये समझ पाओगे कि आपकी कंपनी की फाइनेंशियल पोजीशन और परफॉर्मेंस कैसी है, अगर हम उसको इंडस्ट्री बेंचमार्क से कंपेयर करें या अपने या सेम इंडस्ट्री में अपने कॉम्पिटिटर्स से कंपेयर करें। इवन रीजन वाइज कंपैरिजन पॉसिबल होगा। कंपैरिजन बेसिकली दो तरीके से होता है, इंट्रा फर्म और इंटर फर्म। अगर तो इंटर फर्म है, मतलब आप अपनी जैसी फर्म्स के साथ दूसरों की स्टेटमेंट्स को कंपेयर कर रहे हो, यानी अपनी स्टेटमेंट को दूसरी किसी फर्म की स्टेटमेंट के साथ कंपेयर कर रहे हो, तो वो इंटर फर्म कंपैरिजन होता है। इंट्रा फर्म होता है जब आप अपनी ही स्टेटमेंट को अपने पिछले प्रीवियस ईयर के साथ कंपेयर कर रहे हो, वो इंट्रा फर्म होता है। सो कंपैरिजन तभी पॉसिबल होता है जब आपकी स्टेटमेंट्स का पैटर्न सेम होगा रिपोर्टिंग का। ओके, इससे क्या हो जाएगा, इससे वही अगेन जितने भी अलग अलग जुरिस्डिक्शन चाहे कौन से मर्जी रूल्स हो, बट उनकी स्टेटमेंट्स की प्रेजेंटेशन का पैटर्न तो सेम होगा, सो उनमें कंपैरिजन अच्छे से हम कर पा सकते हैं। सेकंड आता है इसमें स्टैंडर्ड सेटिंग बॉडी। देखो, जो हमारे इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड्स है, इन्हें इश्यू और मेंटेन आईएसबी करता है। जैसे इंडियन स्टैंडर्ड्स को एएसबी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बॉडी करती है ना, आईएफआरएस को इंडिया इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड आईएएसबी इशू करता है टाइम टू टाइम, और उनको मेंटेन करता है, क्योंकि ये एक प्रिंसिपल्स हैं, यानी जिनको ह्यूमंस ने फॉलो करना है। देखो, हर कंपनी की इन्वायरमेंट अलग होती है, उसकी लीगल इन्वायरमेंट, उसकी इकोनॉमिक, यानी कौन सी मर्जी इन्वायरमेंट ले लो वो डिफरेंट होती है। सो कई बार क्या होता है, कुछ चीज़ों को ध्यान में रखते हुए जो मेजॉरिटी को अफेक्ट करती हैं, स्टैंडर्ड्स में चेंजेस लाने पड़ते हैं। सो इसी कारण इनका जो मेन बोर्ड है आईएसबी का, वो ही इनकी मेंटेनेंस के लिए रिस्पॉन्सिबल है। अब जो बेसिकली जो आईएसबी है ना, ये एक इंडिपेंडेंट बॉडी है जो फुली रिस्पॉन्सिबल और अकाउंटेबल है डेवलप करने के लिए, और ये जो हाई क्वालिटी ग्लोबल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड जिन्हें हम आईएफआरएस के नाम से जानते हैं, इनको प्रमोट करने के लिए। क्योंकि देखो, डेवलपमेंट तो ठीक है, कहीं ना कहीं ईजी है, वो इशू भी कर देंगे, बट मेजर कंपनीज है इनको अडॉप्ट ही नहीं करती, वो डरती हैं। हम डरना नहीं कह सकते, उनको कहीं ना कहीं किसी भी टाइप की प्रॉब्लम फेस करनी पड़ सकती है, वो इसको अडॉप्ट नहीं करते। इसके अडॉप्शन को प्रमोट करना भी आईएसबी का ही काम है। वो इनकरेज करती है, वो इसके बेनिफिट्स बताती है कि क्या क्या आपको फायदे होंगे, ताकि जो कंपनीज है उनको इनकरेज किया जा सके कि वो इसको अडॉप्ट करें हाई लेवल पे। ठीक है, आगे आता है प्रिंसिपल्स बेस्ड अप्रोच। अब जो आईएफआरएस है, यानी जो इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड है, ये ना एक प्रिंसिपल बेस्ड अप्रोच को फोकस करती है। यानी जो इसका मेन मतलब फोकस नहीं कह सकते आप, फॉलो कह दो, यानी जो इसकी अप्रोच है ना, वो प्रिंसिपल बेस्ड है, जिसका मेन फोकस है अंडरलाइंग प्रिंसिपल्स और कॉन्सेप्ट्स के रेदर देन स्ट्रिक्ट रूल्स पे। अब इसका मतलब समझो, इन शॉर्ट देखो, मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स हैं वो सेट ऑफ प्रिंसिपल्स हैं जो गाइडेंस प्रोवाइड करते हैं रिलेटेड टू फाइनेंशियल रिपोर्टिंग, किस तरीके से आपने अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को प्रिपेयर करना और प्रेजेंट करना है। सो ये प्रिंसिपल बेस्ड अप्रोच होगी, ये कोई रूल्स नहीं है। यानी एक होते हैं ना सेट ऑफ स्ट्रिक्ट रूल्स जिनको फॉलो करना ही करना है, चाहे जमीन इधर हो जाए या आसमान उधर हो जाए, बट ये फॉलो होंगे। ये अकाउंटिंग स्टैंडर्ड वो चीज़ नहीं है, ये प्रिंसिपल्स हैं, जस्ट गाइडेंस प्रोवाइड करते हैं। आप पे, आपका कंपनी पे खुद पे डिपेंड करता है कि आपने इनको फॉलो करना है या नहीं फॉलो करना, इसीलिए इसे प्रिंसिपल बेस्ड अप्रोच कहा गया। यानी ये ग्रेटर फ्लेक्सिबिलिटी और जजमेंट इनकी एप्लीकेशन में प्रोवाइड करते हैं। बीइंग अ प्रिंसिपल बेस्ड अप्रोच, यानी इससे क्या फायदा होगा, अकाउंटेंट्स के पास और कंपनीज के पास फ्लेक्सिबिलिटी होगी। वो अपने, देखो ठीक है, स्टैंडर्ड्स आईएसबी एक इंडिपेंडेंट बॉडी या फ्रेम करता है, वो प्रमोट भी करते हैं, आप अडॉप्ट भी करो उनको। अडॉप्ट करोगे तो फायदे में रहोगे, नुकसान कोई नहीं होगा, बट कहीं ना कहीं आपको भी अपनी अप्रोच में फ्लेक्सिबल बनना पड़ता है, क्योंकि आपको भी जजमेंट अपनी खुद की अप्लाई करनी पड़ेगी, क्योंकि आप
इन शॉर्ट ग्राउंड लेवल पे आपने उनको अप्लाई करना है। माइट भी जो ISB या उसके अकॉर्डिंग वो स्टैंडर्ड आपको फायदा देता हो। अब जब आप ग्राउंड लेवल पे चेक करो तो शॉर्ट टाइम के लिए माइट भी आपको ज़्यादा एक्स्ट्रा कॉस्ट बियर करनी पड़े। सो ये सारी चीज़ों को जजमेंट्स पे इनको इनमें जो फ्लेक्सिबिलिटी इनहेरेंट लेके आनी, ये सब कुछ कंपनीज पे डिपेंड करता है। नेक्स्ट आता है कॉम्प्रिहेंसिव कवरेज। देखो ये अकेले जो IFRS है ना, ये अकेले स्टैंडर्ड्स नहीं है। मतलब आप कह दो कि एक प्रिंसिपल सा बस गाइडेंस देंगे, दैट्स इनफ। इसमें ना बहुत वाइड रेंज ऑफ टॉपिक्स कवर अप होते हैं। जैसे अगर मैं आपको बताऊं क्या क्या चीजें हो सकती है, आपने अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को प्रेजेंट कैसे करना है, रेवेन्यू जो आप अर्न कर, यानी पहले ये पॉइंट समझो, प्रेजेंटेशन मतलब उसका स्ट्रक्चर क्या होगा, फाइनेंशियल स्टेटमेंट का क्या क्या चीजें आएंगी, कंटेंट क्या होगा, किस सीक्वेंस में होगा, कितने पेजेस की रिपोर्ट चाहिए, कौन कौन सी बीच में स्टेटमेंट्स बनेंगी, बैलेंस शीट बनेगी, इनकम स्टेटमेंट बनेगी, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनेगा, क्या क्या बनेगा, रेवेन्यू को किस तरीके से आप रिकॉग्नाइज करोगे। बीइंग अकाउंट्स में आपको पता ही है क्रूअल कॉन्सेप्ट फॉलो किया जाता है, तो आप रेवेन्यू को किस तरीके से रिकॉग्नाइज करोगे, क्योंकि बिजनेस के लिए रेवेन्यू ही सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। चीजें बनाओगे, बेचोगे, पैसा तो आएगा, नेचुरली बात है, वही तो रेवेन्यू है, बट उसको रिकॉग्नाइज कब करना है। लीज अकाउंटिंग कैसे कर देंगे, देखो जो बड़े बिजनेसेस होते हैं हर, ठीक है, उनको बड़े बड़ी एसेट्स की जरूरत होती है, हर चीज खरीदी नहीं जा सकती, आपको हर चीज ऐसे पॉसिबल नहीं कि हर चीज को आप बाय कर लोगे, माइट भी आपको लीज पे लेनी पड़े। सो लीज अकाउंटिंग कैसे करोगे, फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स कौन कौन से यूज करोगे, चेक कैसे यूज करोगे, ड्राफ्ट कहाँ पे देना है, कैश कहाँ पे लेना है, कमर्शियल बिल्स पे डिपेंड करना है, कमर्शियल पेपर्स पे, ट्रेजरी बिल्स पे इन्वेस्टमेंट करनी है, ये सारी चीजें फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स में आ जाती हैं। या आपकी अगर आप होल्डिंग कंपनी, अगर आपकी सब्सिडरी है, या आप एक्वायर कर रहे हो किसी को या मर्ज कर रहे हो किसी के साथ, तो कंसोलिडेशन कैसे करोगे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की। सो एक्सेट्रा एक्सेट्रा, ये ऐसे हर किस्म के टॉपिक्स फाइनेंशियल यानी IFRS में इंक्लूडेड होते हैं। सेकेंड, नेक्स्ट आता है यूज बाय लिस्टेड कंपनीज। देखो बहुत सारी वर्ल्ड की ऐसी कंट्रीज हैं जिनमें जो लिस्टेड कंपनीज हैं उनमें एक रिक्वायरमेंट की हुई है कि उन्होंने अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स एज पर IFRS ही प्रिपेयर करनी है। पहले लिस्टेड और अनलिस्टेड कंपनी का फर्क समझो। देखो जैसे अगर मैं आपको इंडियन इकोनॉमी की बात बताऊं तो इंडिया में अगर किसी भी कंपनी ने पब्लिक से पैसा उठाना है, लाइक इन द फॉर्म ऑफ इक्विटी शेयर, प्रेफरेंस शेयर, डिबेंचर, यानी किसी भी फॉर्म में पब्लिक से कैपिटल को रेस करना है, तो उसे करना पड़ेगा स्टॉक एक्सचेंज के थ्रू। यानी जो हमारी बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज और NSE, ये मेजर इंडिया की स्टॉक एक्सचेंज है, रेदर ये हर जगह पे होती हैं, बाकी ये ऐसी कोई हार्ड एंड फास्ट रूल है कि इंडिया में 2 ही है। कंपनीज को पब्लिक से पैसा उठाने के लिए इन पे अपना नाम चढ़वाना पड़ता है पहले, जब वो नाम चढ़वाते हैं उसे लिस्टेड कंपनी कह देते हैं। यानी फिर सेबी की सारी गाइडलाइंस कंपनीज पे लगती हैं, स्टॉक एक्सचेंज पे भी लगती है। सो जितनी भी कंपनीज यानी जो बेसिकली पब्लिक कंपनी है, प्राइवेट कंपनी तो पब्लिक से पैसा उठा ही नहीं सकती, यानी जितनी भी पब्लिक कंपनीज है जो पब्लिक से कैपिटल रेज कर रही हैं इन द फॉर्म ऑफ सिक्योरिटीज लाइक इक्विटी, प्रेफरेंस एंड डिबेंचर, उनको अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स IFRS के अकॉर्डिंग ही IFRS कंप्लाइंट ही बनानी पड़ेंगी। यानी ये एक मेजर रिक्वायरमेंट है लिस्टेड कंपनीज के ऊपर। यानी इन शॉर्ट क्यों ये रिक्वायरमेंट को प्लेस किया गया, देखो अगर ये रिक्वायरमेंट है तो ये प्रमोट करेगी कंसिस्टेंसी और कंपेरेबिलिटी फाइनेंशियल रिपोर्टिंग की इंटरनेशनल कैपिटल मार्केट्स में। क्यों है ये चीज़, देखो मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया था, कंपैरिजन तो पॉसिबल होगा, आप अपने या तो अपने अगेंस्ट कॉम्पिटिटर के साथ कंपैरिजन कर लोगे या अपने ही प्रीवियस पीरियड के साथ कर लोगे। बट देखो जो कंपनीज पब्लिक से पैसा उठाती हैं वो फॉरेन मार्केट से यानी इंटरनेशनल मार्केट से भी पैसा उठाती हैं। इन शॉर्ट मान लो जो इन्वेस्टर्स हैं वो अकेला डोमेस्टिक इकोनॉमी में, डोमेस्टिक कंपनीज में ही नहीं, इंटरनेशनल कंपनीज में भी इन्वेस्टमेंट करते हैं। सो अगर स्टेटमेंट सेम पैटर्न पे बनी होगी तो एक इंटरनेशनल इन्वेस्टर को डिफिकल्टी नहीं होगी इन्वेस्टमेंट करने में इंटरनेशनल कंपनी में, वो भी उन स्टेटमेंट्स को अच्छे से स्टडी कर पाएगा। अगर मैं एग्जांपल दूं, कोई अकेली इंडिया की कंपनी ही इंडिया की पब्लिक से पैसा नहीं उठा सकती, वो शेयर्स नहीं इशू कर सकती, कोई US की कंपनी ही इंडिया से पैसा उठा सकती है। सेम चीज बाकी ग्लोबली लेवल पे भी है।
ये सारी अगर आप कंपनी जितनी भी आपकी डिस्टिंग्विश कंपनीज हैं जो लिस्टेड हैं खास तौर के, वो अगर IFRS कंप्लाइंट अपनी स्टेटमेंट्स बनाती हैं तो इंटरनेशनल कैपिटल मार्केट में कंसिस्टेंसी और कंपेरेबिलिटी इजी हो जाती है। ठीक है, नेक्स्ट आता है एवोल्यूशन ऑफ स्टैंडर्ड्स। देखो जो IFRS है ये अभी भी कंटिन्यूसली इवॉल्व कर रहा है, उसमें अपडेट्स आ रही हैं क्योंकि स्टैंडर्ड्स ऐसी चीज़ है जिसमें चेंजेस आएंगे ही आएंगे। बीइंग ह्यूमंस इनको बनाते हैं, एरर भी कई बार, देखो एरर की वैसे मैं कहूँ एरर के चांसेस बहुत कम है क्योंकि जब एक स्टैंडर्ड बनाया जाता है ना, एक पूरा स्टैंडर्ड सेटिंग प्रोसेस फॉलो किया जाता है जो 5 स्टेज प्रोसेस होता है, आपने ऑलरेडी सभी ने पढ़ा भी हुआ है। उसको फॉलो करके पहले ड्राफ्ट बनता है, फिर क्रिटिसिज्म लिया जाता है, फिर ड्राफ्ट बनता है, फिर क्रिटिसिज्म, ये काफ़ी स्टेजेस तक ये स्टेप चलता है जब तक स्टैंडर्ड फाइनल ना हो जाए। अपडेट्स कैसे आते हैं? देखो क्राइटेरियाज नए बनते रहते हैं, रिपोर्टिंग के नए नए क्राइटेरियाज बनते रहते हैं, कंपनी से फीडबैक ली जाती है जो ग्राउंड लेवल पे ऑपरेट कर रही है। ये अपडेट की फॉर्म में आते रहते हैं। IFRS में अमेंडमेंट्स होती ही रहती हैं, यानी जितनी बिजनेस प्रैक्टिसेस चेंज होंगी उन प्रैक्टिसेस को रिफ्लेक्ट करने के लिए IFRS में चेंजेस आएंगे ही आएंगे। जो अकाउंटिंग इश्यूज अकाउंटेंट्स फॉलो करते हैं उनके सॉल्यूशंस के लिए भी IFRS में अमेंडमेंट्स की जाती हैं। इन शॉर्ट इवन जो गवर्नमेंट की रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट्स वो टाइम टू टाइम चेंज होती रहती है, ज्यूरिसडिक्शन टू ज्यूरिसडिक्शन। इन सारी चीज़ों को अकोमोडेट करने के लिए IFRS में चेंजेस लाए जाते हैं, यानी ये एक एवोल्यूशन है, ये ऑनगोइंग अपडेट्स में आते रहते हैं। स्टिल एक ऐसा टाइम कभी भी नहीं आएगा जब IFRS फुली डेवलप होंगे, क्योंकि ये तो आप रियल लाइफ है, रियल लाइफ में प्रॉब्लम्स अराइज होंगी, उनके सोल्यूशंस निकलेंगे और सोल्यूशंस ही IFRS की अमेंडमेंट्स बन जाएंगी। ठीक है, होप सो आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। यहाँ पे अगर मैं आपको एक चीज़ मेंशन करना चाहूँगा, ये ना इम्पॉर्टेंट बन जाता है कि देखो जो इंडिया के अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स हैं वो इंडिया के हैं, यानी वो लार्जली, ऑल्दो ठीक है वो इंडिया के, बट वो लार्जली कन्वर्ज हैं IFRS के साथ। बट ठीक है, मान लेते हैं कि उनकी कन्वर्जेंस है IFRS के साथ, मिलते जुलते हैं, कुछ ज़्यादा नहीं है, बट तब भी उनमें कुछ डिफरेंसेस हैं क्योंकि ये 2 सेट ऑफ डिफरेंट स्टैंडर्ड्स हैं जो स्पेसिफिक लोकल रिक्वायरमेंट्स के लिए होते हैं। देखो IFRS का जो बेस था वो था इंटरनेशनल लेवल, ग्लोबली, इंडियन के स्टैंडर्ड्स का लोकल लेवल था। इनमें ड्यू टू स्पेसिफिक लोकल रिक्वायरमेंट स्टिल सम चेंजेस, सम डिफरेंसेस है ही है। कंपनीज जो ऑपरेट करती हैं मल्टीपल ज्यूरिसडिक्शंस में, उनको कंसीडर करने पड़ेगा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स, यानी कौन से एप्लीकेबल है, और उनको इंश्योर करना पड़ेगा कि वो उन स्टैंडर्ड के साथ जितने भी उनकी रिस्पेक्टिव रिक्वायरमेंट्स हैं उनके साथ कंप्लाई कर रहे हैं। अगर मैं आपको इसको अच्छे से बताऊं, समझाऊं, मान लो देखो एक कंपनी होती है यानी डोमेस्टिक कंपनी, वो के लिए इंडिया में ही है। एक हम 2 कंपनीज के एग्जांपल लेते हैं, एक है इंडियन कंपनी, यानी जो कल उसकी डोमेस्टिक टेरिटरी इंडियन इकोनॉमी है, वो सिर्फ इंडिया में ही ऑपरेट करती है। एक है इंडिया में MNC जो अलग अलग ज्यूरिसडिक्शन में और भी वर्ल्ड की कई कंट्रीज में ऑपरेट करती है। देखो जो तो डोमेस्टिक कंपनियां इंडिया की, उसको तो अकेला इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड से भी कंप्लाई कर ले वो इनफ होगा। ठीक है, उसकी ऑलमोस्ट 90% रिक्वायरमेंट्स पूरी हो जाएंगी। बट जो तो है MNC, देखो उसे अगर वो, क्योंकि वो मल्टीपल जुरिसडिक्शन में है, उसे हर एक जुरिसडिक्शन के स्टैंडर्ड्स की एप्लीकेबिलिटी को जज करना पड़ेगा, उसकी रिक्वायरमेंट्स को देखना पड़ेगा, उनके साथ कंप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, समझ आ गया। यहाँ पे हमारा इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड और इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड का भी टॉपिक होता है कंप्लीट। अब हम आगे नेक्स्ट एक टॉपिक स्टार्ट करते हैं ऑडिटिंग का। नेक्स्ट हमारे सिलेबस की लाइन है विद, इसमें हम सारे वो टॉपिक्स जो इंपॉर्टेंट है वो कवर अप कर लेंगे। देखो ऑडिटिंग में हम क्या स्टडी करेंगे, एक तो इंडिपेंडेंट फाइनेंशियल ऑडिट क्या होता है, वाउचिंग का जो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो बहुत बार पेपर में आया उसको करेंगे, वेरिफिकेशन और वैल्यूएशन क्या है एसेट्स एंड लायबिलिटीज की, ऑडिट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का, ऑडिट रिपोर्ट और कॉस्ट एडिट को। ठीक है, देखो स्टार्ट करते हैं ऑडिटिंग क्या है। देखो ऑडिटिंग एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें हम जो ऑर्गेनाइजेशन है ना, हमारी जो कंपनी है, जो उसके फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स हैं, जो उसकी ट्रांजैक्शंस हैं, जो वो ऑपरेशन एक्टिविटीज़ कर रही है, उनको एग्जामिन और इवेल्युएट किया जाता है। अब ये चीज़ें क्यों की जाती हैं? देखो सबसे पहले जो फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स होते हैं ये होते हैं जितनी भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स कंपनी बना रही है या ऑर्गेनाइजेशन बना रही है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट हो गया, बैलेंस शीट होगी,
इनकम स्टेटमेंट होगी, रेवेन्यू अकाउंट होगा, ये सारी चीज़ें। अब जो ट्रांजैक्शंस, ये वो ट्रांजैक्शंस होगी जिनकी वैल्यूएशन मॉनेटरी टर्म्स में हो रही है और ये कंपनी या ऑर्गेनाइजेशन की फाइनेंशियल परफॉर्मेंस या पोजीशन को किसी ना किसी वे में इम्पैक्ट कर रहे हैं, और उसकी जो डे टू डे एक्टिविटीज़ हैं, ठीक है, उसको ऑपरेशंस कह देते हैं। देखो, इन सभी को अच्छे से थॉरोली एग्जामिन किया जाता है और इवेल्युएट किया जाता है। अब जो आप ये जो ये प्रोसेस है पूरा, जो इनको थॉरोली एग्जामिन और इवेल्युएट करता है, ये क्यों किया जाता है? ताकि जो एक इंडिपेंडेंट ओपिनियन आप प्रोवाइड कर पाओ कि कंपनी की यानी ऑर्गेनाइजेशन की फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स कितनी रिलायबल और एक्यूरेट है। यानी इंडिपेंडेंट ओपिनियन मतलब वो ओपिनियन बायस्ड नहीं होनी चाहिए। अब एक यहाँ पे ग्लिच है, इंडिपेंडेंट ओपिनियन हमेशा बाहरला बंदा ही प्रोवाइड कर सकता है, इसीलिए ऑडिटर्स बने हैं, ठीक है। यानी अगर आप कंपनी का बंदा ही उसको ओपिनियन देने को आप कहोगे उसको, तो उसकी ओपिनियन हमेशा कंपनी के फेवर में होगी। देखो, आपने ऑडिटिंग का प्रोसेस ये कहता है कि आपने कंपनी की फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को थॉरोली एग्जामिन करना है, इवेल्युएट करना है हर चीज़ को डिटेल में, और आपने एक अपनी इंडिपेंडेंट ओपिनियन देनी है कि जो वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स है वो रिलायबल और एक्यूरेट है। उस पर स्टेक होल्डर्स डिपेंड कर सकते हैं, वो उनकी डिसीजन मेकिंग को अफेक्ट करेगी या नहीं करेगा। जो इन्फॉर्मेशन उसमें प्रोवाइडेड है वो अप टू डेट एक्यूरेट है या उसको फॉर्ज किया गया, ये सारी चीज़ें। यानी इन शॉर्ट, इससे इंश्योर हो जाता है कि जो फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन प्रेजेंट की गई है ऑर्गेनाइजेशन के रिलेटेड, वो कंप्लाई करती है हर रेलेवेंट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स के साथ। मैंने आपको लास्ट टॉपिक में बताया कि जितनी भी ऑर्गेनाइजेशन है, जब भी उन्होंने अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनानी है, वो बनेंगी अकॉर्डिंग टू गाइडेंस दैट हैज़ बीन गिवन बाय द इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड या इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड। सो ये चीज़, अब ये ऑडिटिंग इंश्योर करेगी कि जो इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड की गई है वो सच में अकॉर्डिंग टू अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है या नहीं है, और ये स्टेक होल्डर्स को एश्योरेंस प्रोवाइड करेगी। अब स्टेक होल्डर्स वो सारे बंदे हैं जिनका किसी ना किसी वे में ऑर्गेनाइजेशन में इंटरेस्ट है, ठीक है। अब हम ऑडिटिंग के कुछ इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स करने जा रहे हैं, जिनमें से सबसे पहले आता है इंडिपेंडेंट फाइनेंशियल ऑडिट। यही हमारे सिलेबस की फर्स्ट टॉपिक है। देखो, इंडिपेंडेंट फाइनेंशियल ऑडिट है ना, इसे कंडक्ट करते हैं एक्सटर्नल ऑडिटर्स, जो इंडिपेंडेंट होते हैं ऑर्गेनाइजेशन के, जिनको वो ऑडिट कर रहे हैं। इन शॉर्ट, मान लो कोई ABC ऑर्गेनाइजेशन है, उसने करना है अपना फाइनेंशियल, उसने अपना इंडिपेंडेंट फाइनेंशियल ऑडिट करवाना है, तो उसका इंडिपेंडेंट फाइनेंशियल ऑडिट बाहरले बंदे करेंगे। यानी बाहरले एक्सटर्नल ऑडिटर जिनका कंपनी के साथ या ऑर्गेनाइजेशन के साथ कोई लेना देना है ना, वो ऑडिट करेंगे। यानी जो ये ऑडिटर्स होते हैं ना, जो बाहरले होते हैं, ये असेस करते हैं ऑर्गेनाइजेशन के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को अच्छे से, कौन कौन सी स्टेटमेंट बनी है, किस किस टाइप की बनी है, कैसे प्रोसीजर्स को फॉलो करके बनी है, क्या ऑर्गेनाइजेशन के अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स हैं, उसके इंटरनल कंट्रोल्स वर्किंग है या नहीं। अगर कोई डेविएशंस इंटरनली अराइज हो रही है तो इंटरनल कंट्रोल सिस्टम उसको करेक्ट कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। जितने भी सपोर्टिंग डॉक्यूमेंटेशन है, देखो एक चीज़ को आपको पता ही है, अकाउंट्स में हर ट्रांजैक्शन तब ही रिकॉर्ड की जाती है जब उसका एक वेरीफाइएबल एविडेंस हो। सो जितनी भी आपकी ट्रांजैक्शंस, इंटरनल रिकॉर्ड्स हैं, अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स हैं, फाइनेंशियल स्टेटमेंट, उनको सपोर्ट करने के लिए प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन है या नहीं है, फिर ही वो अपने ओपिनियन को एक्सप्रेस करते। इन सभी चीज़ों को एक्सटर्नल ऑडिटर्स अच्छे से देखने के बाद ही अपने ओपिनियन को बताएंगे कि उनकी ओपिनियन में फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैं जो बनी है, कंपनियां, ऑर्गेनाइजेशन ने जो बनाई है, उनके अकाउंटेंट्स ने जो बनाई है, वो ट्रू और फेयर व्यू ऑर्गेनाइजेशन की फाइनेंशियल पोजीशन और परफॉर्मेंस का दिखा रही है या वो नहीं दिखा रही। अगर तो वो अच्छे से बिल्कुल परफेक्टली हर चीज़ को फॉलो करके बनी है, तो वो कंपनी या ऑर्गेनाइजेशन की जो फाइनेंशियल पोजीशन है और जो उसकी परफॉर्मेंस है उसको ट्रूली और फेयरली डिपिक्ट करेंगे विदाउट एनी बायस और एरर। बट अगर उनको फॉर्ज किया गया है, उनको जानबूझ के ऐसे बनाया गया कि कंपनी की परफॉर्मेंस और पोजीशन अच्छी शो हो, तो ऑडिटर्स उसे बता देंगे, वो अपनी ओपिनियन दे देंगे कि ये रेलिवेंट नहीं है, ये एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक आता है वाउचिंग का। वाउचिंग क्या है? देखो, वाउचिंग का एक ऐसा टॉपिक है जो कोई भी ऐसा पेपर यूजीसी का नहीं गया होगा जिसमें वाउचिंग के रिलेटेड टॉपिक ना पूछा गया। इसमें मैं जब आपको वाउचिंग करवाऊंगा ना, हर चीज़ करवाऊंगा जो पेपर में आई है। देखो, वाउचिंग एक ऐसा प्रोसेस है जिससे आप वेरीफाई करते हो एक्यूरेसी और ऑथेंटिसिटी ट्रांजैक्शंस की जो रिकॉर्ड की गई हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स पे।
यानी ऑडिट में आप फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को करते हो, वाउचिंग में आप ट्रांजैक्शंस को चेक करोगे, उनको अच्छे से डिटेल में बहुत डीप जाके वेरीफाई करोगे कि जो ट्रांजैक्शंस कंपनी ने दिखाई हैं स्टेटमेंट्स में वो एक्यूरेट है, वो ऑथेंटिक है, जेन्युइन है ना, जानबूझ के तो नहीं दिखाई गई। ठीक है, सो जो ऑडिटर्स है ना वो स्पेसिफिक ट्रांजैक्शन सेलेक्ट कर लेंगे रैंडमली, वो कोई भी ट्रांजैक्शन उठा लेंगे और उसको ट्रेस बैक करेंगे उसको। देखो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया अकाउंट्स में हर ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करने के लिए एक एविडेंस होता है। सो जो वो ट्रांजैक्शन एक स्पेसिफिक ट्रांजैक्शन को उठा लिया गया उसको उसके सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट तक ट्रेस किया जाएगा। अब जो ये सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स होते हैं, इनवॉइसेस, बिल्स हो गए, रिसिप्ट्स हो गई, कॉन्ट्रैक्ट्स हो गए या बैंक स्टेटमेंट, किसी भी प्रकार की कोई भी डॉक्यूमेंट हो सकती है। अब ये चीज़ ये हेल्प करेगी कि ये हमें पता चल जाएगा कि वो ट्रांजैक्शन वैलिड है, प्रॉपरली ऑथराइज्ड है और उसके अच्छे करेक्टली रिकॉर्ड किया गया। देखो अगर तो किसी ट्रांजैक्शन का मान लो, देखो अगर आपके पास ट्रांजैक्शन, उनके पास आपके उसके रिलेटेड आपके पास नॉर्मल बिल्कुल परफेक्ट उनके बिल्स भी हैं, उनकी रिसिप्ट्स भी हैं, कॉन्ट्रैक्ट्स भी है, बैंक स्टेटमेंट सब कुछ बिल्कुल है, पूरे प्रॉपर एविडेंस अवेलेबल है, तो वो ट्रांजैक्शन ऑथेंटिक होगी। बट अगर ऐसे भी आपने ट्रांजैक्शन होगी कि जिसका कोई एविडेंस ही नहीं है, वो डैम श्योर वो फॉर्ज होगी, वो बायस्ड होगी, वो कंपनी को अच्छा दिखाने के लिए की होगी या कंपनी के लॉसेस को कवर अप करने के लिए अकाउंटेंट्स ने विंडो ड्रेसिंग जानबूझ के की होगी। ये सारी चीज़ें हमें वाउचिंग बता देती है। अगर मैं आपको बताऊं सिंपल भाषा में, सो वाउचिंग एक ऐसा प्रोसेस है जो डॉक्यूमेंट्री एविडेंस को एग्जामिन करता है, जो ट्रांजैक्शंस को सपोर्ट कर रहे हैं, जो ट्रांजैक्शन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में कंपनी के अकाउंटेंट्स द्वारा रिकॉर्ड की गई हैं बुक्स ऑफ अकाउंट्स में। सो जितने भी ये डॉक्यूमेंट्री एविडेंस होते हैं ना, इनको वाउचिंग का प्रोसेस ही डिटेल में एग्जामिन करता है। इसमें आप ट्रांजैक्शंस की ऑथेंटिसिटी यानी डॉक्यूमेंट्स की ऑथेंटिसिटी चेक करते हो, वो एक्यूरेट है, फॉर्ज तो नहीं की गई, वो वैलिड ट्रांजैक्शंस के लिए की है ना। यानी आप चेक करोगे कि जितने भी उनके रेलेवेंट सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स हैं, इनवॉइसेस उनके, रिसिप्ट्स उनके, कॉन्ट्रैक्ट्स, एग्रीमेंट्स या कोई भी उनका रिकॉर्ड, वो एक्यूरेटली है ना आपके पास, वो ऑथेंटिक है ना, वो भी तो नहीं डुप्लीकेट बना हुआ। सो वाउचिंग करने से जो ऑडिटर्स और अकाउंटेंट्स हैं ना, वो इतना इंश्योर कर सकते हैं कि जो जितने भी ट्रांजैक्शंस कंपनी ने रिकॉर्ड की हैं उनका कंपनी के पास एक प्रॉपर सपोर्टेड अप्रोप्रिएट एविडेंस है और वो सारे ट्रांजैक्शंस कंप्लाई कर रही हैं जितने रेलेवेंट अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स या स्टैंडर्ड्स के लिए नेसेसरी, जिनके साथ कॉम्प्लायंस नेसेसरी है उनके साथ। समझ आ गया आपको? यहाँ तक कोई डाउट? यानी इवन ये देखो, ये तो आपको पता चल गया कि ये एग्जामिनेशन है डॉक्यूमेंट्री एविडेंस की जो ट्रांजैक्शंस को सपोर्ट करता है, जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में बुक यानी इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स, कंपनी की बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रिकॉर्डेड है। अब इसको ना पेपर में उन्होंने थोड़ा सा ना घुमा के पूछा था। पेपर में उन्होंने कहा, आपको वाउचिंग का उन्होंने मतलब भी बता दिया, स्टेटमेंट में बता दिया कि आपको कोई डाउट ना रहे। तब उन्होंने साथ के ये क्वेश्चन में एक अटैच करते हैं कि आप कॉन्टेक्स्ट ऑफ सेल्स में बताओ कि कौन सी चीज़ें वाउचिंग के साथ रिलेटेड है। यानी ऑर्गेनाइजेशन है वो सेल्स कर रही है, उसके कॉन्टेक्स्ट में बताओ कि कौन सी चीज़ें वाउचिंग के अंडर आती हैं। इसको देखते हैं ध्यान से। अब ये डायरेक्टली क्वेश्चन आया, बहुत बार आया, साथ ही साथ इसको भी कवर अप कर लेते हैं। उन्होंने आपको ना ऑप्शंस दे दी थी 6-7, उसमें से कुछ आइटम्स थी, वो कह रहे थे कॉन्टेक्स्ट ऑफ सेल में बताओ। वाउचिंग का हमने आपको मतलब बता दिया। अगर आप सेल्स को प्राइम इंपॉर्टेंस देते हो तो इनमें से कौन सी चीज़ें वाउचिंग के साथ रिलेटेड है। अब हम करेक्ट ऑप्शन को करेंगे। सबसे पहला है डिस्पैच ऑफ गुड्स। देखो वाउचिंग में आप क्या करते हो, देखो अब हम हमारा कॉन्टेक्स्ट सेल्स का है, यानी वाउचिंग में हम जितने भी हमारे जब गुड्स हम डिस्पैच करते हैं उसके डिस्पैच के साथ जितने भी रिलेटेड हमारे सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स हैं, वाउचिंग उसे वेरीफाई करेगी। यानी अगर आपने गुड्स डिस्पैच किए हैं तो उसके रिलेटेड डैम श्योर है कोई ना कोई तो डॉक्यूमेंट होगा ही जो उसका एविडेंस प्रोवाइड करेगा, उनको डिटेल में एग्जामिन किया जाता है। अब जो ये डॉक्यूमेंट्स इसमें सपोर्टिंग आते हैं वो डिलीवरी नोट हो सकता है जिसमें डिटेल लिखी होगी आपने कितनी क्वांटिटी किस पर्सन को किस डेट पे किस टाइम पे किस पेमेंट के थ्रू डिलीवर की है। शिपिंग डॉक्यूमेंट्स, अगर इंपोर्ट एक्सपोर्ट कर रहे हो या मान लो इंडिया में कहीं एक डिस्ट्रिक्ट से दूसरी डिस्ट्रिक्ट में या स्टेट से दूसरी स्टेट में कर रहे हो, शिपिंग डॉक्यूमेंट्स हो गए या ट्रांसपोर्टेशन रिकॉर्ड्स हो गए, किस ट्रांसपोर्टेशन मेथड, रेलवेज, एयरवेज, वाटरवेज
या बाय रोड कैसे ही ट्रांसफर किया, ये सारी चीज़ें डिस्पैच ऑफ गुड्स के सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स में आ जाती हैं जो वाउचिंग के अंदर एग्जामिन की जाती है। नेक्स्ट आती है सेल्स बुक। देखो जो सेल्स बुक कहना है ये एक प्राइमरी रिकॉर्ड है जहां पे जितनी भी सेल्स की ट्रांजैक्शन है उनको रिकॉर्ड किया जाता है। सेल्स बुक का नाम ही क्लियर करता है, यानी सारी सेल्स की ट्रांजैक्शन सेल्स बुक में रिकॉर्ड हुई होंगी। अब जो वाउचिंग है सेल्स की उसमें आप क्या करोगे, आप एग्जामिन करोगे जितनी भी सेल्स बुक में एंट्रीज की गई हैं और उनको सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट के साथ कंपेयर करो। देखो एक तो नॉर्मल चीज़ है सेल्स बुक है, उसमें सारी एंट्रीज होंगी आपकी सेल्स में। अब वो एंट्रीज ऑथेंटिक है या फेक है, अब ये आपको कैसे पता चलेगा, ये आपको वाउचिंग का प्रोसेस बताएगा। आप जितनी भी आपकी सेल्स बुक में एंट्रीज हैं उनको उनके एविडेंसेस के साथ कंपेयर करोगे। अगर तो ऑथेंटिक या प्रॉपर एविडेंस हर ट्रांजैक्शंस का आपके पास एंट्री का अवेलेबल है तो मीन्स आपकी सेल्स बुक एंटायरली ऑथेंटिक है। अगर कोई भी आपके पास उसका एविडेंस नहीं अवेलेबल या वो आपको लगता है कि वो डुप्लीकेट है, तब वहाँ पे प्रॉब्लम अराइज होगी, यानी वो ट्रांजैक्शन और एंट्री रेलेवेंट नहीं होंगी। ये वाउचिंग आपको बता देगी। नेक्स्ट आता है वेरिफिकेशन एंड वैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटी। ये दो चीज़ें मेन थी, ये मैंने आपको करवा दी। ये आती हैं सेल्स के अंदर इन दो डॉक्यूमेंट, ये मतलब उनके करेक्ट आंसर्स थे। अगले टॉपिक में मूव ऑन करते हैं, वो है वेरिफिकेशन और वैल्यूएशन कैसे की जाती है एसेट्स और लायबिलिटीज। देखो जो ऑडिटर्स हैं, यानी ऑडिटर वो बंदे जिन्होंने कंपनी ऑर्गेनाइजेशन की फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को ऑडिट करना है, यानी उन्होंने ऑडिटिंग का प्रोसेस कैरी आउट करना है, ये वेरीफाई करेंगे और इवेल्युएट करेंगे अच्छे से, मतलब अच्छे से देखेंगे, पूरी डिटेल में वेरिफिकेशन करेंगे और उसकी इवेल्युएशन करेंगे किसकी, ऑर्गेनाइजेशन के एसेट्स और लायबिलिटीज़ की, जो वो ये इंश्योर कर सके कि जो उनकी एसेट्स और लायबिलिटीज़ की एग्जिस्टेंस, ओनरशिप एंड वैल्यूएशन को। मतलब अब समझो, देखो ऑडिटर्स स्टेटमेंट्स तो वेरीफाई करते ही करते हैं, वो कंपनी ऑर्गेनाइजेशन के एसेट्स और लायबिलिटीज़ को भी डिटेल में एनालाइज करते हैं, उनके डॉक्यूमेंट्स चेक करते हैं, उनको वेरीफाई करते हैं कि वो एग्जिस्टेंस में है, यानी अगर स्टेटमेंट्स में दिखाए गए हैं रियलिटी में है, और अगर रियलिटी में है तो स्टेटमेंट में दिखाए गए हैं, दोनों चीज़ें इकट्ठी होनी चाहिए। ओनरशिप किसके नाम पे है, कंपनी के नाम पे, किसी डायरेक्टर के नाम पे, किसी एम्प्लॉय के नाम पे, या किसी बाहरले बंदे के, ये सारी चीज़ें सामने आ जाती हैं। वैल्यूएशन, उसकी ट्रू वैल्यू क्या बनती है। अगर देखो, अगर मैं आपको बताऊं, कई कंपनीज क्या करते हैं, वो अपने आप को स्ट्रॉन्ग शो करने के लिए अपना एक 100 करोड़ का एसेट है उसको 500 करोड़ दिखा देंगे, ये चीज़ गलत है। ये ऑडिटर्स चेक करते हैं कि जो ऑर्गेनाइजेशन के एसेट्स और लायबिलिटीज़ की वैल्यूएशन है वो ट्रू और प्रॉपर है कि नहीं, जो मार्केट के अकॉर्डिंग बन रही है या जो उनकी हिस्टोरिकल कॉस्ट रिकॉर्ड्स के अकॉर्डिंग बन रही है, ठीक है। वो फिजिकल एसेट्स को एग्जामिन करते हैं, उनको ध्यान से समझते हैं, डिटेल में इंफॉर्मेशन ग्रास्प करके उसको एनालाइज करते हैं। अब फिजिकल एसेट्स में प्रॉपर्टी होगी, प्लांट हो गया, इक्विपमेंट हो गया, और जितने भी उनकी रेलेवेंट, जो ये अब फिजिकल एसेट्स को एग्जामिन किया जाता है, जितने भी इनके रेलेवेंट डॉक्यूमेंट्स हैं जो इनको सपोर्ट करेंगे उनको रिव्यू किया जाते हैं। अब देखो एसेट्स के कैसे डॉक्यूमेंट्स हो सकते हैं जिनको रिव्यू और स्क्रूटिनाइज किया जा सकता है। टाइटल डीड्स हो गई, यानी किसके नाम पे कब ये ट्रांसफर हुआ था, कब परचेज किया हुआ था। अगर कोई लीज है तो उसका लीज एग्रीमेंट्स हो गए। अप्रेजल है तो वो हो गए। लाइबिलिटीज का आप क्या चेक करोगे, लोन्स कहाँ कहाँ से लिए हैं, कंपनी ने पैसा किन किन को वापस देना है, इन फॉर्म ऑफ लोन कितना पैसा लिया है, कंपनी के कोई पेबल्स तो नहीं है, मतलब कंपनी ने किसी बंदे को पैसा देना है या नहीं देना, ऑर्गेनाइजेशन है अपनी, उन्होंने अपनी सेफ्टी के लिए प्रोविजंस क्या क्या बनाई हुई हैं, यानी अगर प्रोविजंस बनी है उनको लाइबिलिटीज़ में शो किया है या नहीं किया, या अगर प्रोविजन है ही नहीं तो अगर कोई अनसर्टेनिटी एकदम से कंटिजेंसी राइज हो जाएगी तो कंपनी उसके साथ टैकल कैसे करेगी। अब ये सारी चीज़ें असेस की जाती हैं ऑडिटर्स के द्वारा, उनको एक्यूरेसी को लेके, उनकी कंप्लीटनेस को चेक करने के लिए और उनको फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में अप्रोप्रिएटली रिकॉग्नाइज करने के लिए। यानी सबसे पहले तो ये देखा जाता है कि ये सारी चीज़ें जो रिकॉर्ड की गई हैं ये एक्यूरेटली रिकॉर्ड की गई हैं, इनकी ज़रूरत थी रिकॉर्ड करने की, अगर थी तो रेलिवेंट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स एंड प्रिंसिपल्स को फॉलो करके की है, अगर ज़रूरत ही नहीं है रिकॉर्ड करने की, कोई जानबूझ के अपने आप को स्ट्रॉन्ग दिखाने के लिए तो नहीं रिकॉर्ड की गई। कंप्लीटनेस, अगर आप चीज़ों को रिकॉर्ड कर रहे हो तो एटलीस्ट पूरा रिकॉर्ड करो, मतलब ये नहीं कि जस्ट आपने अकेले अपनी फ़ायदे की चीज़ें दिखानी है और जो किसी बंदे को यानी स्टेक होल्डर को नुकसान देगी आप उसको दिखा ही नहीं रहे, यानी कंप्लीट होनी चाहिए, ठीक है।
अब नेक्स्ट टॉपिक आता है हमारा ऑडिट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स एंड ऑडिट रिपोर्ट का। अब इसको स्टडी करते हैं, ऑडिट कैसे होता है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का ऑडिट रिपोर्ट क्या होती है। देखो जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का ऑडिट है उसमें मैंने वैसे आपको डिटेल में बता दिया, फिर बता देता हूँ। जब फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का ऑडिट होता है उसमें जितनी भी कंपनी की या ऑर्गेनाइजेशन की फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैं उनको एग्जामिन किया जाता है, यानी बिजनेस की डिटेल में फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो उस एट द ईयर एंड वो बना रही हैं या इंटरिम पीरियड में उन्होंने बनाई है उनको एग्जामिन किया जाता है। इसमें कंपनी की या ऑर्गेनाइजेशन की बैलेंस शीट होगी, क्या एसेट्स एंड लाइबिलिटीज की उनकी पोजीशन है, इनकम स्टेटमेंट, कंपनी पैसा अर्न कर रही है या नहीं कर रही, स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लो जिसे हम कैश फ्लो स्टेटमेंट जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3 के अकॉर्डिंग बनाए जाते हैं उसको स्टडी करते हैं। कंपनी या ऑर्गेनाइजेशन में कितने कैश इनफ्लोस हैं, कितने कैश आउटफ्लोस हैं, वो इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज से आ रहे हैं, ऑपरेटिंग से आ रहे हैं या फाइनेंसिंग से आ रहे हैं, ये सारी चीज़ें। और जितने आपने नोट्स टू अकाउंट्स दिए हैं स्टेटमेंट्स में वो सभी चीज़ों को एनालाइज किया जाता है, थॉरोली एग्जामिन किया जाता है। जो ऑडिटर्स है ना वो स्टेटमेंट्स को चेक करते हैं, अच्छे से चेक करते हैं, हर स्टैंडर्ड के रेलेवेंट चेक किया जाता है कि वो कंफर्म कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, जिस स्टैंडर्ड में उनकी डिटेल्स मेंशन है कि किसको फॉलो करके उनको बनाना है। मतलब इन शॉर्ट कहना क्या चाहता हूँ मैं, यानी जब ऑडिटर्स असेस करते हैं ना, जब वो ऑडिटिंग करते हैं तो वो ये भी वेरीफाई करते हैं जो स्टेटमेंट्स बनी है, जितनी भी बनी है, जो स्टैंडर्ड मतलब जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है जो उसके रिगार्डिंग रिक्वायरमेंट्स को डिस्क्लोज करता है, कि मतलब बताता है, जो गाइडलाइन देता है कि आपने स्टेटमेंट को ऐसे बनाना है कि वो स्टेटमेंट उसी स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग बनी है या नहीं बनी है, ठीक है। और इन अच्छे से इवेल्युएट किया जाता है कि जो इन्फॉर्मेशन स्टेटमेंट्स में प्रेजेंट की गई है या डिस्क्लोज की गई है वो एज पर स्टैंडर्ड ही है ना, मतलब फजूल की कोई इन्फॉर्मेशन तो नहीं प्रेजेंट की गई जिसकी नेसेसरी नहीं है, या कोई ऐसी इन्फॉर्मेशन प्रेजेंट की ना हो जो अटमोस्ट इंपॉर्टेंस की हो। मतलब इन शॉर्ट सिर्फ अकाउंट्स में ना मटेरियल इन्फॉर्मेशन प्रेजेंट करने की ही ज़रूरत होती है, मगर अगर आप इमटेरियल इन्फॉर्मेशन पीएस अपनी पोजीशन को अच्छा शो करने के लिए डिस्क्लोज कर ही जा रहे हो तो वो स्टैंडर्ड के अगेंस्ट चला जाएगा, ठीक है। सो इवन एक ऑडिटर्स अपनी ना एक फेयरनेस और कॉम्प्लायंस के लिए ना एक ओपिनियन प्रोवाइड करते हैं। वो ओपिनियन तभी पॉजिटिव होगी जब कंपनी ऑर्गेनाइजेशन ने बिल्कुल एक्यूरेटली पॉलिसीज को फॉलो किया होगा, ठीक है। अब जो ऑडिट रिपोर्ट है, जो देखो ऑडिटिंग का, जब ऑडिटर्स ऑडिटिंग का प्रोसेस फॉलो करते हैं, वो जब कंपनीज को डिटेल में उनका ऑडिट करते हैं तो वो एक ऑडिट रिपोर्ट प्रिपेयर करके देते हैं। ये पूरे ऑडिट प्रोसेस जो कैरी आउट किया गया ना उसका फाइनल आउटकम है, यानी इस रिपोर्ट में ऑडिटर की ओपिनियन जो बनती है आफ्टर थॉरो एनालिसिस फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के वो प्रेजेंट होगी। यानी वो ये बताएंगे कि जो स्टेटमेंट्स हैं यानी जो बनाई गई हैं उनको फेयरली प्रेजेंट किया गया है हर मटेरियल रिस्पेक्ट में या नहीं किया गया। यानी ऑडिट रिपोर्ट ये हाईलाइट करेगी जितनी भी सिग्निफिकेंट फाइंडिंग्स हैं, इश्यूज हैं या कंसर्न है जो ऑडिट प्रोसेस के टाइम पे आइडेंटिफाई किए गए हैं वो ठीक है या नहीं। मतलब अपनी ऑडिट रिपोर्ट में सारी की सारी ऑडिटर की फाइंडिंग्स अवेलेबल होंगी, इश्यूज अगर जो उनको लगे कि कंपनी में हो रहे हैं वो अवेलेबल होंगे, जितने भी कंसर्न्स हैं वो सारे के सारे होंगे, ठीक है। यहाँ तक अगर आपको कोई डाउट है तो बता देना मुझे, अगर मैं आपके डाउट को क्लियर कर दूंगा। एक अगेन मैं आपको कहना चाहूँगा कि देखो आप ना वीडियो सेशंस को ज़रूर वॉच करो। देखो आप खुद ही एनालाइज कर सकते हो, देखो हर एक बच्चा एटलीस्ट पोस्ट ग्रेजुएट तो है ही है, यानी डबल भी हो सकता है, ट्रिपल भी हो सकता है जिसने यूजीसी नेट का एग्ज़ाम देना। सो आप खुद ही एनालाइज कर सकते हो कि मैं आपको वीडियो सेशंस पे कितनी डिटेल में समझा रहा हूँ। सो पहले सेशंस देखो फिर पीडीएफ के गो थ्रू होना, ये आपको बेनिफिशियल रहेगा, आपका ही फ़ायदा है, ठीक है। सो यूट्यूब चैनल पे आपको क्लासेस मिल रही है, टेलीग्राम पे आपको पीडीएफ्स मिल जाएंगी, सो दोनों को सब्सक्राइब कर लो। अब आगे टॉपिक पे बढ़ते हैं जो आज के सेशन का हमारा विल बी द लास्ट टॉपिक, जो पेपर में बहुत बार आया, ऑडिट प्रोग्राम का। बाकी हमारे इस लाइन का अकेला कॉस्ट ऑडिट रहेगा, वो हम कल करेंगे। यानी देखो वैसे जो मैंने ये सेशन कंडक्ट किया ना ये कल का सेशन बनता था, कि मतलब मैंने आपको ये टॉपिक्स कल कवर अप करवाने थे, माइट भी कल शायद क्लास ना आए क्योंकि कल आई हैव गॉट एन अर्जेंट वर्क, सो कल माइट भी क्लास ना आए, बट अगर टाइम पे मैं फ्री हो गया तो क्लास आएगी, फिर हम अपनी जर्नी को आगे कंटिन्यू कर लेंगे। सो आज का सेशन माइंड अप करने से पहले लास्ट टॉपिक करते हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है, ऑडिट प्रोग्राम।
देखो जो ऑडिट प्रोग्राम है ना, इसे हम ऑडिट प्लान के नाम से भी जानते हैं। ये ना एक रिटन डॉक्यूमेंट है जो आउटलाइन करती है जो स्पेसिफिक प्रोसीजर्स और स्टेप्स को फॉलो किया जाएगा ऑडिट एंगेजमेंट में। मतलब देखो प्रोग्राम क्या होता है, पहले तो नॉर्मल प्रोग्राम समझो। नॉर्मल प्रोग्राम का मतलब होता है एक सेट ऑफ रूल्स और स्टेप्स और प्रोसीजर जो फॉलो किया जाएगा एक काम को कैरी आउट करने में। अब ये ऑडिट प्रोग्राम है, मतलब आपने ऑडिट करना है, तो ऑडिट करने में जो आपने पूरा प्लान बनाया है, यानी ये वो डॉक्यूमेंट है जो आपको पूरा जो स्पेसिफिक प्रोसीजर्स फॉलो किए जाएंगे ऑडिट को कैरी आउट करने के लिए, उसकी पूरी डिटेल में आउटलाइन होगी। इसमें क्या क्या आपने स्टेप्स फॉलो करने हैं ऑडिट में इंगेज होने के लिए, वो सब कुछ मैंशन होगा। यानी ये आपको डिटेल्स प्रोवाइड करेगा, बहुत मतलब डीप एनालिसिस, मतलब डीप डिटेल्स होंगी। आपको ये बताएगा कि आपने ऑडिट कैसे कंडक्ट करना है, किसके रिगार्डिंग कंडक्ट करना है, क्या आपके ऑडिट कंडक्ट करने के ऑब्जेक्टिव्स होंगे, आपका स्कोप क्या होगा, यानी आप ऑडिट में क्या क्या चीज़ें कवर अप करोगे, कितने टाइम में ऑडिट आप करके दोगे, आपके रिसोर्सेज क्या रिक्वायर्ड है, मतलब आपको कितना पैसा चाहिए, क्या क्या रिसोर्सेज चाहिए ऑडिट को कैरी आउट करने के लिए। ये सब कुछ हमें ऑडिट प्रोग्राम या जिसे हम ऑडिट प्लान के नाम से जानते हैं वो प्रोवाइड करेगा। देखो जो ऑडिट प्रोग्राम है ना, ये ऐसा गाइड सर्व करता है। अब ये एज अ गाइड हमें नहीं, ये ऑडिटर्स के लिए है। ये उनको गाइडेंस प्रोवाइड करेगा, ये इंश्योर करेगा कि जो ऑडिट है ना वो एक सिस्टमेटिक और एफिशिएंट मैनर में कंडक्ट हो, मतलब वो कॉस्ट इफेक्टिव भी हो, टाइम इफेक्टिव भी हो, हर एक चीज़ में वो रेलेवेंट इंफॉर्मेशन भी प्रोवाइड करे, हर चीज़ में वो एफिशिएंट होना चाहिए। मतलब आप ऑडिट के प्रोग्राम को इतनी सिस्टमेटिकली कंडक्ट करो, मतलब हर चीज़ कवर अप होने के साथ साथ हर एक एस्पेक्ट में, हर एक पहलू में वो एफिशिएंट होगा। ये ऑडिट प्रोग्राम का काम है, ये ऑडिटर्स को इंश्योर करता है। सो अगर तो आप ऑडिट को बिना कोई प्लान के या हैपहैज़र्डली कंडक्ट कर रहे हो, आपका टाइम नहीं पता चलेगा कितना लगेगा, अगर आप जल्दी करोगे तो कुछ चीज़ें रह जाएंगी, कॉस्ट बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। सो ये सारी चीज़ों को ऑडिट प्रोग्राम कंट्रोल करता है। सो यहाँ तक हमारे ऑडिटिंग के काफ़ी चीज़ें हमने कवर अप कर ली हैं। सो इसमें हमारा एक लास्ट टॉपिक कॉस्ट ऑडिट का बचा है, उसको हम कल करेंगे और आगे हम अपनी सिलेबस की जर्नी को कंटिन्यू करेंगे जिसमें हम कॉस्ट ऑडिट के डिफरेंट क्वेश्चंस करेंगे, सेक्शन 139 करेंगे, कंपनीज का राइट्स करेंगे, स्टैट्यूटरी ऑडिटर की बहुत टॉपिक्स अभी पढ़े हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जो पेपर में आए हैं, वो हम कल के सेशन में करेंगे। सो आज का सेशन हम यहीं पे करते हैं वाइंड अप, ठीक है। सो आप वीडियो सेशंस को ज़रूर देखो, मैं आपको बारी बारी कह रहा हूँ, मैं खुद की तरफ से सजेस्ट कर रहा हूँ, क्योंकि देखो एक चीज़ समझो, आप अगर आप पीडीएफ देखोगे वो भी मैंने ही प्रोवाइड किया, अगर आप मेरे सेशंस देखोगे वो भी मैं ही करवा रहा हूँ। सो ऐसा तो कोई डिफरेंस है नहीं कि पीडीएफ ज़्यादा यूजफुल है, वीडियो सेशन कम यूजफुल है। सो थ्रू एक ना वीडियो सेशंस के गो थ्रू ज़रूर हो। सो आज का सेशन वाइंड अप करते हैं, आप चैनल्स को सब्सक्राइब कर लो, पीडीएफ आपको मिल जाएगी, नोट्स भी मिल जाएंगे इंग्लिश और हिंदी में। सो मिलते हैं, आज का सेशन करते हैं वाइंड अप, कल फिर मिलेंगे हम आगे। कल हम ट्राई करूंगा मैं फिर दोनों क्लासेस आ सकें, अगर कल दोनों नहीं आती तो अगर एक भी क्लास होगी फिर कल हम पेपर 1 की क्लास कंडक्ट करेंगे, क्योंकि ये सिलेबस तो हमारा बिल्कुल टाइम टू टाइम चल रहा है। जस्ट पेपर 1 की क्लास हमारी अभी थोड़ी सी पीछे चल रही है हमने, क्योंकि हमें पूरा 1.5-2 मंथ तैयारी के लिए भी चाहिए, हमें एटलीस्ट 1 मंथ चाहिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को करने के लिए, मॉक टेस्ट को करने के लिए, रिवीजन करने के लिए। सो मिलते हैं कल विद द पेपर 1 की क्लास, होप सो कंडक्ट करेंगे कल। सो आज का सेशन करते हैं वाइंड अप, विल मीट यू टुमारो विद अ न्यू टॉपिक, विद अ न्यू सेट ऑफ सीरीज एंड कंटिन्यू आवर जर्नी ऑफ पेपर 1। गुड इवनिंग, हैव अ नाइस डे अहेड।